हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। ध्यान दीजिए बच्चों, आज क्लास 12th का मॉडल पेपर के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को दिया जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्न बहुविकल्पी हैं और इसके बाद जो है कुछ लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चंस किया जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने है। साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र है। इसमें ऑप्शन में H2, H4, H6, H8 ये चार ऑप्शन है। H2, H4, H6, H8। ध्यान दीजिए, इसमें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र H8 होता है, क्योंकि यह संरचना जो होता है ऑक्टाहेड्रल टाइप में होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है। खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है। ध्यान दीजिए, कुछ इस समय जैसे चिप्स, कुरकुरे या ऐसी पैकेट वाली जितनी सामग्री होती हैं, उसमें ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए कुछ ऐसी गैसें भरी जाती हैं जिससे वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकें। तो इसमें ऑप्शन में दिया है H2, O2, N2, F2। यहाँ पे पैकेटों में भरी जाने वाली जो गैसें होती हैं, इसमें ऑप्शन आपका तीसरा N2 जो है इस करेक्ट आंसर है। N2 पैकेट वाली सामग्रियों में भरा जाता है, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को क्या करता है, रोक देता है, जिससे हमारा पदार्थ अधिक समय तक खराब नहीं होता है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक है, इसमें ऑप्शन पहला है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, दूसरा है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, तीसरा ऑप्शन है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है यहाँ पर लिया गया है, ये विशिष्ट मोलर चालकता के रूप में ये दिया है। विशिष्ट मोलर चालकता के रूप में, तो यहाँ पे जो है मोलर चालकता का फार्मूला होता है लैम्डा m = K × 1000/c। तो यहाँ पे जो K है ये विशिष्ट चालकत्व है या विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता का अगर मात्रक यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन पहला होगा प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे C जो है ये सांद्रता है और K क्या है, विशिष्ट चालकता है, और लैम्डा m क्या है, विशिष्ट मोलर चालकता है। तो यहाँ पे जो K का मात्रक होता है ये होता है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, और C का मात्रक हो जाएगा O मोल, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं, इसका पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल। ध्यान दीजिए बच्चों, वैद्युत अपघट्य पदार्थ वह हो सकता है
जो जलीय विलयन में घोलने पर वह विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाए। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड हमारा आयन में अगर टूटता है जल में घोलने के बाद, जैसे हो गया NaCl, इसे जल में घोलने पर ये टूटेगा Na++Cl-। अब इसे जल में घोलने के बाद यह क्या होता है, आयनों में टूट जाता है, तो यह एक वैद्युत अपघट्य है। अब यहाँ पर जो यूरिया है, यूरिया का सूत्र है, जैसे मान लीजिए NH2CONH2। तो यूरिया जो होता है ये जलीय विलयन में वियोजित नहीं होता है, यानी आयनित नहीं होता है, इसलिए यह वैद्युत अपघट्य नहीं है। बाकी इसमें का जो तीसरा ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को भी अगर जलीय विलयन में घोला जाएगा, यह जो है अमोनियम NH4++NO3- में टूट जाएगा। और यहाँ पे जो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है, ये भी क्या है, जल में घोलने पर ये भी विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो सोडियम क्लोराइड ये भी वैद्युत अपघट्य है, अमोनियम नाइट्रेट ये भी वैद्युत अपघट्य है, और नाइट्रिक अम्ल भी वैद्युत अपघट्य है। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसमें जो यूरिया है यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, चूंकि यह जलीय विलयन में वियोजित नहीं होता है। इसके बाद जो है टोटल देखिए क्लास 12th में टोटल 6 प्रश्न आते हैं। अब इसमें से जो है जो प्रश्न सिलेबस में नहीं तो उसको निकाल दिए गए हैं, इसलिए 4 प्रश्न इसमें था, इसमें जो भी ये दिया गया है। इसके बाद कुछ 1-2 नंबर टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सामने इस प्रकार से है, जिसे व्याख्यात्मक प्रश्न कह सकते हैं। आप लगभग 2 से 3 लाइन में आंसर दिया जाता है। अब देखिए इसमें 5वां प्रश्न हमारा है, प्रतिलोम परासरण या प्रतिप्रासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर दिया है प्रतिप्रासरण, या इसी को कह सकते हैं प्रतिलोम परासरण। 5वें प्रश्न में प्रतिप्रासरण मतलब इसको कह सकते हैं प्रतिलोम परासरण। अब देखिए प्रतिलोम परासरण या प्रतिप्रासरण मतलब ये होता है जो परासरण का उल्टा। तो परासरण क्या होता है एक पता होगा, जिसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब परासरण क्या है, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरित होते हैं, तो वह होता है परासरण। अब यह है परासरण का उल्टा, इट मीन्स प्रतिलोम परासरण या प्रतिप्रासरण, अर्थात जो परासरण क्रिया का उल्टा। तो परासरण में क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। विलायक क्या करेगा, गति किधर करेगा, अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है। अर्थात जिधर विलयन होगा विलायक अणु उधर क्या होगा, गति करेगा। अब प्रतिलोम परासरण का मतलब ये होता है परासरण क्रिया का उल्टा। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिलोम परासरण क्या है, वह प्रक्रिया या कह सकते हैं विलयन पर लगाया गया वह दाब, विलयन पर लगाया गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को उल्टा कर दिया, जिसमें विलायक के अणु या विलयन पर लगाया गया वह दाब जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण कहते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग भी बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए समुद्री जल का विलवणीकरण, अर्थात समुद्री जल में नमक की जो मात्रा होती है, इस नमक की मात्रा को दूर करने के लिए प्रतिलोम परासरण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो जल होता है कठोर जल, कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी प्रतिप्रासरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से प्रतिलोम परासरण क्या है कि विलयन पर लगाया गया वह दाब जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण का उपयोग
समुद्री जल को भी लवणीकरण करने में और कठोर जल को मृदु बनाने में भी प्रतिलोम प्राशन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम व सूत्र लिखिए। तो ध्यान दीजिए, जैसे बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र है यहाँ पे देखिए, बेंजल्डिहाइड का सूत्र ये हो गई बेंजीन और यहाँ पर क्या हो गया CHO ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये हो गया बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में। नाइट्रीकरण का मतलब होता है इसमें हम क्या करा दें, HNO3, इसमें HNO3 की अपक्रिया जो है H2SO4 की उपस्थिति में जब बेंजल्डिहाइड से कराई जाएगी, यहाँ बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इट मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा, ये आपका जुड़ता है मेटा पोजीशन पर, बन जाएगा NO2, तो हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। यहाँ बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह होता है NO2+, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। क्या नाम है, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, नाइट्रोनियम आयन। तो समझ गए, बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, NO2+, इट मीन्स नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, इसका सूत्र हो गया NO2+ और नाम हो गया नाइट्रोनियम आयन, जो ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो डाइसैकेराइड का मतलब ये होता है इसमें मोनोसैकेराइड के 2 अणु क्या हों, उपस्थित हों। तो डाइसैकेराइड में सूत्र हो गया जैसे C12 H22O11, ये हो गया डाइसैकेराइड। अर्थात डाइसैकेराइड किसे कहेंगे, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, ऐसे सैकेराइड्स जिसके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। जैसे मान लीजिए हमारे पास C12 H22O11 एक डाइसैकेराइड है, जिसका अगर जल अपघटन करा दें इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए का है सुक्रोज, मान लीजिए चाहे माल्टोज चाहे लैक्टोज, मान लीजिए सुक्रोज है, सुक्रोज क्या एक डाइसैकेराइड है जिसके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के क्या होते हैं, 2 अणु क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6 सॉरी C12, थोड़ा जगह कम पड़ गई। हाँ देखिए बच्चों, हो गया क्या C6H12O6, एक बनता है इसमें क्या है ग्लूकोज और एक क्या बनेगा फ्रक्टोज। ठीक बच्चों, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। तो इसमें एक डाइसैकेराइड का नाम क्या हो गया सुक्रोज, उसका अणुसूत्र हो गया C12H22O11। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा 8वां प्रश्न होगा। देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थात इस पर टिप्पणी लिखना है। देखिए चालकत्व, तो चालकत्व क्या है, इसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। चालकत्व क्या है, कह सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या है, R है, ठीक है। अब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकत्व कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए चालकत्व, तो क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अब चालकत्व को जो है G से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो G = 1/ρ, सॉरी रो नहीं बल्कि R होगा। हाँ देखिए
G इक्वल टू 1/R। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात आएगी तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व की बात आए तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर केवल चालकत्व की बात कही गई है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, जिसे हम G से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम मात्रक देखें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और यहाँ पे R क्या है? बटे में है, तो इसका हो जाएगा प्रति ओम या ओम इनवर्स। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसी का, जो है 8वें का दूसरा। ठीक है, 8वें का दूसरा है सेल नियतांक या सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा चालकता सेल। तो चालकता सेल में देखिए क्या होता है, इस तरह से एक पात्र होता है। अब उस पात्र में क्या होता है, देखिए इस तरह से एक पात्र होता है। अब उस पात्र में क्या होता है? इलेक्ट्रोड लगा होता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र है ये, अब इस पात्र में एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड लग गया, इसमें आपका विलयन भरा होता है सब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से होते हैं, इसे हम इस चालकता सेल होता है, ये बाकी ऊपर से सब क्लोज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गए, इसको जो है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो पात्र होता है, अब पात्र का अगर क्षेत्रफल मान लें हम कैपिटल A, और 2 इलेक्ट्रोडों के जो बीच की ये दूरी है इसको मान लेते हैं हम स्मॉल l, और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल मान लेते हैं A। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका होता है R इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक बच्चों, रो क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध है। L क्या है? 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A क्या है? उस पात्र का प्रतिच्छेद क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे अगर रो बराबर होता है 1/K इंटू L/A, तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका ये L/A है, L/A को क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक या सेल नियतांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? सेल नियतांक या सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल नियतांक। ठीक बच्चों, सेल नियतांक या सेल नियतांक को L/A को G* से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे सेल नियतांक क्या है? यहाँ पे जैसे चालकता सेल होता है, चालकता सेल क्या होता है? एक पात्र होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यदि उस पात्र का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A, और 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल l, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। रो क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो रो इक्वल टू होता है 1/K इंटू L/A। तो यहाँ पर जो L/A है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल नियतांक कहते हैं, जिसे हम G* से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, समझ पाए? अगर यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं, 2 प्रतिरोधों के बीच की दूरी और उस पात्र के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल नियतांक कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है K4Fe6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, K4Fe6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि क्या है? एक क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। यहाँ पे पोटेशियम की संख्या कितनी है? 4, तो हो जाएगा 4 गुणे +1। ठीक बच्चों, 4 गुणे +1 धन आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो इसको मान लेते हैं क्या? X
x प्लस, इसको मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, हो गया क्या, x प्लस, और साइनाइड पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसकी संख्या कितनी है 6, -1, 6 गुणे -1 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 4 धन x धन, ये हो जाएगा -6, तो -6 में से 4 घटाएंगे, हो जाएगा x -2 बराबर 0, और x बराबर हो जाएगा +2। यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है वह क्या होगी, +2 होगी। इसके बाद दिया है समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या का मतलब इसे कोई भी अगर उपशासक यौगिक है तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम में आपका आयरन है, अब इससे कितने साइनाइड यानी इसके चारों तरफ कितने उपशासक बंध की संख्या है, वही इस उपशासक बंध की जो संख्या है वही क्या कहलाएगी, इसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ साइनाइड की संख्या कितनी है 6, और साइनाइड की संख्या 6 है, और साइनाइड क्या है, एक दंती लिगैंड है। अगर एक बार में एक लोन पेयर देगा तो मतलब क्या हुआ, ये आपका 6 उपशासक बंध बनाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब 6 शासक बंध बन गया, मतलब इसके केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ कितनी संख्या है, 6 उपशासक बंध है, तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। तो ध्यान दीजिए, समन्वय संख्या हो गई इसकी 6, समन्वय संख्या 6 और ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाता है, तब क्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आपका एक न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का लगभग न्यूमेरिकल आएगा। तो इसमें दिया प्रथम कोट की अभिक्रिया में 10 मिनट पश्चात, 100 मिनट पश्चात। तो ध्यान दीजिए, इसे यहाँ पे जो है ये प्रथम कोट की अभिक्रिया से लगाना आपको। देखिए, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का मात्र से वेग स्थिरांक का मात्र ज्ञात करना है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो फार्मूला होता है K = 2.303/T इंटू log बेस 10 A/A-x, जहाँ A क्या है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और A-x क्या है, ये अभिकारक की T समय बाद सांद्रता है। अगर इसे मान लेते हैं, माना A की प्रारंभिक सांद्रता, माना A की प्रारंभिक सांद्रता आपका कितना हो गया, ये मान लेते हैं 100 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि 100 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 100 मिनट बाद, 100 मिनट बाद उसकी सांद्रता, 100 मिनट बाद उसकी सांद्रता जो है कितनी कम हो रही है, सांद्रता 99% ये विघटित हो जा रही है। तो मतलब ये हुआ कि 100 - 99 तो बराबर कितना जाएगा, 1, यानी इसमें बचा 1। तो 100 मिनट बाद उसकी सांद्रता 99% पूर्ण होने पर बचेगा कितना, 1 मोल प्रति लीटर। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले में हम रख देंगे, तो जाएगा K = 2.303, और T का स्थान कितना रखेंगे, 100। ठीक है, 100 मिनट बाद यहाँ T बराबर हो जाएगा 100 गुणे log बेस 10, A का मतलब प्रारंभिक सांद्रता हो गई कितना, 100 मोल प्रति लीटर, और T समय बाद उसमें 99 कितना, ये घट गया 100 में से, यहाँ पर हो जाएगा क्या, आ का बचेगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको कर देंगे 10 की पावर यहाँ बराबर कर सकते हैं 2.303/100 इंटू log
हो जाएगा 10 की पावर 2। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे log m की पावर n, ये आपका 2 जो है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है। इसके बाद लिख सकते हैं बराबर 2.303/100 इंटू, अभी 10 की पावर 2 करेंगे तो log 10 का मान 1 होता है, ये 2 आगे आ जाएगा, थोड़े हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 2 दूना 4 पॉइंट 2 3 6 606/100। अब 100 को हम 40 मान में ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 4.606 गुणे 10 की पावर -2, ये हो जाएगा मिनट इनवर्स यानी प्रति मिनट। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा 4.606। ठीक बच्चों, इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है NiCN4 में निकिल की ऑक्सीकरण संकरण समझाइए। NiCN4 में निकिल पर ऑक्सीकरण समझाइए, यानी इस पर ऑक्सीकरण कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए निकिल, अब निकिल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जाता है 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन, हो जाएगा 3d8 4s2। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज भी है, तो 2 नेगेटिव मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +2, और +2 की स्थिति पर अगर देखेंगे यहाँ Ni2 प्लस हो जाएगा आर्गन 3d8 और ये हो जाएगा 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब संकरण देखना है, तो संकरण किस प्रकार का है, यहाँ पे संकरण देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ साइनाइड की संख्या है 4, तो साइनाइड की संख्या 4 है और इसमें क्या है प्रबल क्षेत्र लिगैंड भी है। अब प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो जानते हैं डी उपकोष में कुल 5 कक्षक होते हैं और ये इसमें क्या है 1, और इसका आउटर मोस्ट हम पी कक्षक भी यूज कर लेंगे, पी में होता है 3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें निकिल में 8, यहाँ पे हम 1 इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है NiCN4, अब यहाँ पे साइनाइड जो होता है ये प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है तो इसमें का जो डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है 5वें कक्षक में, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें डी कक्षक में, और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे में 4 साइनाइड है। ठीक बच्चों, अब 4 साइनाइड में अब संकरण देखना है, इसमें संकरण कितना होगा। देखो अब क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो साइनाइड है 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसमें देगा तो जाएगा Cn, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा यानी आपके एस कक्षक में, एस कक्षक में लोन पेयर हो जाएगा A और यहाँ P में। ठीक बच्चों, अब P में जो है आपके ये साइनाइड जुड़ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए एक आपके डी कक्षक यूज हुआ है, एक एस यूज हुआ है और 2 P, इसमें जो संकरण होगा ये होगा DsP2। ठीक बच्चों, इसमें संकरण जो आएगा निकिल पर या DsP2 संकरण आएगा, चूंकि D का हमें 1 कक्षक यूज हुआ है, S का 1 है और P का 2, D का 1 D और एक S का S और P का 2, DsP2 संकरण। ठीक बच्चों, इसके बाद जो है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है उपसांयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, उपसांयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसमें अंतर बताना यह है, जो उपसांयोजक यौगिक होते हैं
ये ऐसे यौगिक होते हैं जो दो लवणों के संयोग के फलस्वरूप क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, बने होते हैं। ये भी वही होते हैं, दो साधारण लवणों के संयोग से ये भी बने होते हैं। अब बात इसमें दोनों में ये फर्क है, जो हमारा ये उपशासनों के यौगिक होता है, यह चाहे ठोस अवस्था में होता है चाहे जलीय अवस्था में हो, ये दोनों अवस्थाओं में ही अपनी पहचान को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, FeCN का होल 6 K4FeCN6 एक आपका ये उपशासनों की यौगिक है। अगर इसे हम जल में अगर घोल देते हैं, ये क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाता है 4K प्लस FeCN6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो FeCN6 है, इसी को हम बोलते हैं संकर आयन। क्या बोलते हैं, संकर आयन। और जो संकर आयन होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपने उस यौगिक की पहचान को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। इसी को जटिल आयन भी कहते हैं। और द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवण ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं और जलीय अवस्था में अपनी पहचान को खो देते हैं। इसे कहने का उदाहरण में से मान लीजिए हम लेते हैं एलम, फिटकरी। जैसे क्या हो गया, फिटकरी में सूत्र है फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2, ये आपका फिटकरी। अब इसमें दो साल्ट है, एक पोटेशियम सल्फेट है और एक एल्युमिनियम सल्फेट। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस रहेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2O। ये हमारा क्या है, एक द्विक लवण है। अब द्विक लवण है, अब द्विक लवण क्या होते हैं, जो ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, परंतु अगर इसे जल में घोल दिया जाए तो ये अपनी पहचान क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक बच्चों, अब अपनी पहचान खो देते हैं मतलब ये विपरीत आवेशित आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और ये जो आयन होते हैं ये अपने मूलक की क्या करते हैं, पहचान देने लगते हैं, जिससे इनकी क्या होती है, जैसे इनकी आइडेंटिटी या पहचान जो होती है, फिटकरी की पूरी पहचान क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आयन बनेगा 2K प्लस SO4 2 माइनस होगा यहाँ पे। ठीक बच्चों, SO4 पर कितना निगेटिव होगा, SO4 2 माइनस और Al3 प्लस यहाँ पर दिया है 3SO4 2 माइनस। ये क्या होंगे, ये आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, अगर आयन में टूट गया तो ये अपनी स्वयं से पहचान देने लगते हैं, जिससे उस यौगिक की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, वह लॉस हो जाती है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। तो ध्यान दीजिए, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र होता है, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ सूत्र लिख सकते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्ध आयु का हो जाएगा क्या, T हाफ इक्वल टू 0.693/K। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का ये सूत्र है। अब देखिए कैसे ये प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला है, लिख सकते हैं चाहे तो K इक्वल टू प्रथम कोट की अभिक्रिया का 2.303/T इंटू log बेस 10 A/A माइनस x। अब ये देखिए फार्मूला दिया है,
अब यहाँ पर जो फार्मूला दिया है, यहाँ पर जानते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब होता है किसी अपक्रिया का वह आयु होती है जो 50% क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। 50% पूर्ण होने का मतलब कोई भी अपक्रिया, जैसे मान लीजिए अभिकारक R है, अगर ये चेंज हो रहा है किसमें, अर्ध आयुकाल पर, मतलब 50% ये क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। 50% अगर पूर्ण होगा तो हो जाएगा 1/2R। ठीक बच्चों, ये ठीक है। कोई अब कार्य है तो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो फार्मूला है, अगर यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो प्रारंभिक सांद्रता का आधा, अगर यहाँ प्रारंभिक सांद्रता R है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, या यहाँ पे ऐसे भी मान लीजिए A के टर्म में लेंगे तो A बराबर हो जाएगा इस सांद्रता के रूप में, ये आपका हो जाएगा 1/2 कंसंट्रेशन E। ठीक, ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे जब रख देंगे तो हो जाएगा क्या, 2.303/T, और T के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, T = T हाफ। ठीक बच्चों, T हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा T हाफ। अब ये आपका हो जाएगा log base 10, ये हो जाएगा A, और A - x के स्थान पर लिख सकते हैं A/2, प्राइम सांद्रता का आधा, A हो जाएगा A/2 लिखेंगे, 2 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, A से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका K = 2.303/T हाफ, और log 2 आएगा तो log 2 का जो मान होगा, ये log 2 का मान होता है 0.3010। जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये टोटल हमारा K बराबर आ जाएगा वही 0.693/T। ये जो है प्रथम कोट की अपक्रिया के आयु का क्या है, सूत्र है, T हाफ = 0.693/T। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है डी ब्लॉक तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये थोड़ा से लॉन्ग टाइप आंसर है बेटा। और देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन या उल्लेख कीजिए। अब डी ब्लॉक तत्व यानी संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व के 4 विशेषताएं लिखनी है। अब विशेषता में इसमें ले सकते हैं, पहला है ले सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा प्रश्न ले सकते हैं उत्प्रेरक गुण। तीसरा प्रश्न तीसरा करेक्ट ले सकते हैं उपसह संयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। उपसह संयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और ले सकते हैं इसमें, चौथे नंबर पे क्या ले सकते हैं इसमें, ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, उत्प्रेरक गुण हो गया, उपसह संयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। एक और ले सकते हैं इसमें रंगीन यौगिकों तथा आयनों का निर्माण। रंगीन यौगिकों तथा आयनों का निर्माण। ये 4 प्रॉपर्टी पर हमें उल्लेख करना, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, डी ब्लॉक तत्वों की सबसे मुख्य विशेषता है कि ये क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इन तत्वों के बाह्य कोश के या संयोजी कोश कह सकते हैं, बाह्य कोश में जो हमारा ये डी कक्षक होता है और 4s कक्षक यानी 3D संक्रमण तत्व का अगर उदाहरण ले, इसमें का जो 3D और 4s कक्षक होते हैं, इन दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, दोनों
कक्षकों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक यानी प्रथम संक्रमण तत्व की अगर बात करें, प्रथम संक्रमण तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 और हाईएस्ट जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +7। ये मीन की हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह +7 होती है और जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +2 होती है। इसके बाद क्या होता है, उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण ध्यान दीजिए बच्चों, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक क्रिया की वेग को घटाया बढ़ा देते हैं परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब जैसे सपोज करते हैं, उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या मतलब इनकी संयोजकताएं एक से अधिक होती हैं, यानी मुक्त संयोजकताएं उपलब्ध कराती हैं। जब मुक्त संयोजकताएं इसमें अधिक होंगी, इस पे जो अभिकारक कण होते हैं इनकी सतह पर क्या होते हैं, शोषित हो जाते हैं। इससे ये क्या करते हैं, यहीं पर अपनी अभिक्रिया करके इस उत्प्रेरक से यानी सरफेस को छोड़ करके उत्पाद में बदल जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। इसके बाद उपशासन के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, तो ध्यान दीजिए ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो आपके डी ब्लॉक तत्व होते हैं उपशासन के यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इन तत्वों का जो आकार होता है, जो त्रिज्या होती है, ये काफी छोटी होती है। दूसरी पॉइंट ले सकते हैं, उपशासन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों बनाते हैं, इसका कारण देखिए। पहली पॉइंट में लिख सकते हैं डी ब्लॉक तत्वों की आकार जो होता है, परमाणु त्रिज्या जो होती है ये छोटी होती है। दूसरा आप ले सकते हैं जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ये इन पर उच्च धनावेश होता है। डी ब्लॉक तत्वों पर क्या होता है, उच्च धन आवेश होता है, इसलिए क्या करते हैं, उपशासनों की यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और तीसरा कारण भी दे सकते हैं क्यों बनाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के पास रिक्त कक्षक होते हैं जो लिगैंड द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उपशासन की यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तीसरा है रंगीन यौगिकों तथा आयनों का निर्माण। ध्यान दीजिए डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं ये रंगीन आयनों तथा यौगिकों का निर्माण करते हैं। कारण ये है कि डी ब्लॉक तत्वों के मध्य क्या होता है, ये एक घटना घटित होती है, इसे बोलते हैं डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण के कारण इसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वह है प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाशीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लोअर एनर्जी स्तर से हायर एनर्जी स्तर में कूद जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण। इसमें जैसे दो कक्षकों में T2G और EG दो कक्षक हो गए। इसमें मान लीजिए EG में अगर T2G में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर अगर ये क्या करता है, अगर प्रकाशीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण। क्या बोलेंगे, डीडी संक्रमण कहते हैं। और डीडी संक्रमण के कारण जो है डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, रंगीन आयनों तथा यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाल के अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों। ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए फिनाल का जो है सूत्र हो गया OH। फिनाल, अब फिनाल का नेचर होता है इसे जल में अगर घोल दिया जाए तो ये क्या करता है, आयनों में टूट जाता है। जैसे O- हो जाएगा और इधर निकल जाएगा H+, ये विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसी के बाद इसे मान लीजिए अल्कोहल है। अब अल्कोहल क्या होता है, इसे भी जल में घोलने के बाद ये भी तो आयंस देता है, इसे O- और प्लस ये हो जाएगा H+। अब ये क्या है, क्या नाम होगा इसका, फिनॉक्साइड आयन। कौन सा है, फिनॉक्साइड आयन। और ये क्या है,
एल्कोक्साइड आयन। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ फिनाल तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि फिनाल जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करके फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है और नीले लिटमस पेपर को लाल भी कर देता है। और एल्कोहल जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है। कारण यही है, ये अम्लीय है, ये नहीं है। फिनाल का जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ये अनुनाद के द्वारा फिनॉक्साइड आयन अधिक स्टेबल हो जाता है। इसकी तुलना में एल्कोक्साइड आयन की तुलना में जब उस रिएक्शन मीडियम में H+ की मात्रा जो भी अधिक समय तक ये उसमें रहती है, इसकी अम्लता क्या होती है, ज्यादा हो जाएगी। और एल्कोक्साइड आयन का जो एल्कोक्साइड आयन है, इसमें कोई भी रिजोनेटिंग या अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए अनस्टेबल होने के कारण H+ से तुलना करके अल्कोहल में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। इसलिए यह क्या होता है, अम्लीय नहीं होता है, तो अम्लीय बहुत कम होता है। ठीक है, फिनाल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनाल का फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन के द्वारा क्या करता है, अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इससे यह अधिक स्टेबल होता है और एल्कोक्साइड में एक अनुनादी संरचनाएं नहीं होती है, इसलिए अनस्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, ये कम अम्लीय होता है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद जो है हमारे पास बस इतना ही प्रश्न आज है। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। लास्ट में आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।